गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 7 में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज़ द प्रोसेस इन विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद इट विदाउट एनी ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, लेकिन जो मटेरियल पार्टिकल है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमारे पास एक रोड है जिसके फर्स्ट एंड पर टेम्परेचर T1 है, सेकेंड एंड पर टेम्परेचर है T2 और इस रोड की जो लेंथ है वो है x। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, दोनों एंड का सेम। लेट Q बी द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ द रोड इन टाइम T। हमारे पास Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो फ्लो होगी फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज की तरफ और टाइम कंज्यूम करेगी T। इट इज़ ऑब्जर्व दैट फर्स्ट पॉइंट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, कि जो हीट एनर्जी है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सेकेंड, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर T1 माइनस T2। थर्ड, हमारे पास जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी T के, कि मीन्स जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा उतनी ज़्यादा हमें हीट एनर्जी पास होगी एक रोड के अंदर से। और फोर्थ पॉइंट होगा Q डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 में x, कि जैसे जैसे रोड का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे हीट एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो चार की चार इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A इंटू में T1 माइनस T2 ब्रैकेट क्लोज इंटू T में x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू K A इंटू में T1 माइनस T2 इंटू में T में x, where K is a constant proportionality and it is called coefficient of a thermal conductivity। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू द यूनिट डिग्री। हमें इतनी हीट एनर्जी की ज़रूरत है कि हमारे पास जो 1 ग्राम ऑफ गैस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो सके। टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, यहाँ पर दो प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि जब हमारे पास वॉल्यूम CV होगा तो इट इज़ अ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। हमारे पास जो 1 ग्राम ऑफ गैस है हमने उसका टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इतनी हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो गैस का वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सेकंड प्रिंसिपल है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर मींस CP। तो इस केस में क्या होगा कि हमने 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इतनी हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये था हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। नेक्स्ट टॉपिक है CP इज ग्रेटर देन CV। व्हेन हीट इज गिवन टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज यूज्ड टू इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अगर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जैसे जैसे हम सिस्टम को हीट देंगे वैसे वैसे जो इंटरनल एनर्जी है गैस की वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो मीन्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड नो हीट इज स्पेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस। When heat is given to a gas at constant pressure, it's spent in 2 ways। जब हम किसी सिस्टम को, किसी गैस को जब हीट देंगे तो जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये 2 वे में होगा। फर्स्ट है हीट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, कि जो हम हीट दे रहे हैं गैस को तो उस टाइम पर जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और सेकेंड मीन्स हमने जिस सिस्टम को जो हीट दी है वो किस तरह से यूज़ होगी। फर्स्ट के केस में हमने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। सेकंड जो बची हुई एनर्जी है, जो हीट एनर्जी बची हुई है वो कहाँ पर यूज़ होगी,
डूइंग वर्क, कि वो वर्क में यूज़ होगी। दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, जो सराउंडिंग का प्रेशर है उसके अगेंस्ट वो वर्क डन होगा। तो ये टोटल हीट एनर्जी होगी टू वेज में यूज़, दो तरीके से। देयरफॉर रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स हमें सीपी के केस में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए सीपी ग्रेटर देन होगा सीवी से। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। The rate of loss of heat of a body is directly proportional to the difference in temperature of the body and the surrounding। जो लॉस होगा हीट एनर्जी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे माइनस डी के अपॉन में डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस टी नोट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो डी के अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में के इंटू में टी माइनस टी नोट। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं डी के इज इक्वल टू में एम सी डी टी के इक्वल होता है और इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी के अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एम सी डी टी अपॉन में टी टी। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे और हम इस रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एम सी डी टी अपॉन में स्मॉल डी टी इज इक्वल टू के इंटू में टी माइनस टी नोट। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में टी माइनस टी नोट। मीन्स लास्ट रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस के अपॉन में एम सी इंटू में डी टी। और यहाँ से के अपॉन में एम सी, इसको हम कैपिटल के इक्वल लिख लेंगे और ये के हमारे पास कैपिटल किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3, जो इक्वेशन नंबर 3 इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में सी हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो ये था हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ये हमारे पास एक ड्रॉप है। कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और इस ड्रॉप का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन विल एक्सपीरियंसेस अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इनवर्ड। और सरफेस टेंशन की वजह से ये क्या एक्सपीरियंस करेगी कि जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस के परपेंडिकुलर। द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा किससे, जो आउटसाइड प्रेशर है, बाहर से जो एनवायरनमेंट से सराउंडिंग से प्रेशर लगा हुआ है। दिस एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप विल प्रोवाइड अ फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसी प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो एक्ट होगा अंदर से बाहर की तरफ। लेट एस हमारे पास होगा सरफेस टेंशन, पी नॉट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी आई है टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, की ड्रॉप के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप वो होगा पी इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लेट इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ड्रॉप बाय डेल्टा आर। और जो रेडियस है वो डेल्टा आर इंक्रीज हो जाएगा एक्सेस प्रेशर के कारण, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। देन वर्क डन इज, जब रेडियस इंक्रीज होगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रेशर इंटू में एरिया। और इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है, इंक्रीज इन रेडियस, जो डेल्टा आर के इक्वल है। प्रेशर होगा P
एरिया होगा ड्रॉप का 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ड्रॉप का रेडियस आर है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप वो किसके इक्वल होगा, फाइनल सरफेस एरिया में से माइनस करेंगे इनिशियल सरफेस एरिया। फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर प्लस में डेल्टा आर का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो गया फाइनल सरफेस एरिया में, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर प्लस में डेल्टा आर स्क्वायर प्लस में 2 आर डेल्टा आर, और माइनस में 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 पाई आर डेल्टा आर, क्योंकि डेल्टा आर स्क्वायर ये वैल्यू वेरी स्मॉल है हमारे पास, और इसको क्या करेंगे हम नेगलेक्ट कर देंगे। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू में सरफेस टेंशन। तो एरिया हमारे पास है 8 पाई आर डेल्टा आर और सरफेस टेंशन है एस। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू में एस, और यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 2s अपॉन में r। तो ये केस कौन सा था हमारे पास कि P की वैल्यू आई है 2s अपॉन में r, ये था हमारे पास लिक्विड ड्रॉप का। अब इसी में हम बात करेंगे सोप बबल का। सोप बबल के केस में 2 सरफेस एरिया होते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास इसका डबल हो जाएगा। जो हमने लिक्विड ड्रॉप में हमारे पास प्रेशर का रिजल्ट आया था, तो डबल सरफेस एरिया होने की वजह से ये वैल्यू हमारे पास डबल हो जाएगी प्रेशर की। तो P की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में 2s अपॉन में r मीन्स 4s अपॉन में r। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट टॉपिक है डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। द डर्टी ग्रीसी क्लॉथ्स कैन नॉट बी क्लियर्ड बाय सिंपली वॉशिंग क्लॉथ्स इन वाटर। मीन्स हमारे पास जो ग्रीसी क्लॉथ्स होते हैं, जो डर्टी गंदे कपड़े हैं, वो डायरेक्ट पानी में साफ़ नहीं हो सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय एडिंग डिटर्जेंट और सोप टू द वाटर, कि जो डिटर्जेंट है या फिर सोप है हम उसको पानी में मिक्स कर देंगे। द ग्रीसी डर्ट क्लॉथ्स कैन बी इजीली क्लीन्ड विद एक्सप्लेन बिलो। और उसके बाद जो कपड़े हैं, जो क्लॉथ्स है, वो ईजिली से आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर, द मॉलिक्यूल ऑफ सोप और डिटर्जेंट आर हेयर पिन शेप्ड, कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे सोप और डिटर्जेंट के वो हेयर पिन शेप की तरह होंगे, इस तरह से। सेकंड स्टेप, व्हेन डिटर्जेंट इज डिसॉल्व इन वाटर, जब डिटर्जेंट को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, देन हेड्स ऑफ एयर पिंस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड टू वाटर सरफेस। और जो डिटर्जेंट के जब हम मिक्स कर देंगे उसके बाद डिटर्जेंट का जो हेड होगा वो हेयर पिन की तरह होंगे, और ये किस तरफ अट्रैक्ट होगा, वाटर सरफेस की तरह। और जैसे ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो जो ग्रीसी क्लॉथ्स हैं, जो डर्टी क्लॉथ्स हैं, वहाँ पर ये एकदम से टकराएगा। थर्ड स्टेप में होगा, द डिटर्जेंट विद वाटर कम्स इनटू कांटेक्ट विद ग्रीसी, कि जो ग्रीसी पार्ट है वहाँ पर जो डिटर्जेंट है वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। एंड वाटर ग्रीसी डर्ट इंटरफेस इज फॉर्म्ड, और इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर एंड ग्रीसी स्टेन। और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे, किसके बीच में, वाटर एंड ग्रीसी स्टेन्स के बीच में। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, व्हेन क्लॉथ्स आर रिंस्ड इन वाटर, जब हम पानी के अंदर से निकालेंगे डर्टी क्लॉथ्स को तो वो डर्टी क्लॉथ्स क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। देन द ग्रीसी डर्ट इज वॉश्ड अवे बाय रनिंग वाटर। थैंक यू।